गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। मीन्स इट्स ऑप्शनल फॉर यू। आप करा भी सकते हो, आप नहीं भी करा सकते। जैसे हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई एक्ट ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई रिटेल शॉप खोलनी है तो आप लोगों के लिए वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, रजिस्टर कराना किसी भी तरीके से वहाँ पे कंपलसरी नहीं है। पर यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में आपके पास जो है दो ऑप्शन है, ठीक है। दो चीज़ें क्या हैं कि एक आप लोग जो है पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हो, एक अगर आप नहीं करा रहे हो। अगर तो हम रजिस्टर नहीं करा रहे तो ये तो मेरे लिए टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हम ये पढ़ेंगे ही नहीं कि अगर रजिस्टर नहीं कराना तो हमें क्या लेना देना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। तो ये तो आपका आ गया सेकंड केस कि अगर आप क्या क्या कराना चाहते हो, रजिस्टर। तो फर्स्ट 2-3 लाइंस में इन्होंने यही चीज़ इन्होंने कवर करी हैं कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप इसको नहीं कराओगे रजिस्टर तो फ्यूचर में आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती पार्टनरशिप तो आप लीगल तरीके से इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई मान लो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे आपके लिए फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम अराइज होएगी। उसके लिए आप लोगों को क्या कराना पड़ेगा इसको, फिर कहते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन है तो आपको फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ का, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, वो सबमिट कराई हुई हैं, वो आपके लिए एज ए लीगल एविडेंस काम करेगा। अब आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले कहते हैं अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने फ़ी पे करनी है। आप जैसे कॉलेज में आते हो ना, एक फॉर्म फिल करते हो, फिर आप लोग क्या करा देते हो, एप्लीकेशन सबमिट करा देते हो, ठीक है। वो जो फॉर्म है पैसे देने के बाद जितने भी 200 300 400 रुपये हैं आप देने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करा देते। फिर कॉलेज वाले देखते हैं कि इस बच्चे की कोई सप्ली तो नहीं है। अगर नहीं सप्ली या इसने पहले कोई क्रिमिनल ऑफेंस या कुछ इस तरीके का नहीं करा तो आपको एडमिशन मिल जाती है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। सेम ये प्रोसेस है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। उस डिपॉजिट करवाने के बाद आपको वो फॉर्म देना कहाँ पे है, आप देते हो स्कूल में। आप स्कूल नहीं लिखना यहाँ पे क्या लिखना है, रजिस्ट्रार। तो ये दोनों काम करने के बाद आपने जो फॉर्म है और फीस के साथ वो किसको देना है, रजिस्ट्रार को। और उस फॉर्म में अब कौन कौन सी चीज़ें लिखी होंगी, आप बताइए। आप कॉलेज में फॉर्म फिल करते हो या स्कूल का फॉर्म फिल करते हो तो क्या क्या लिखते हो, अपना नाम, ठीक है, पेरेंट्स का नाम, आपकी लोकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये लिखते हो ना। सेम ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। मतलब बिल्कुल नाम वगैरह अपना नहीं, मतलब फर्म पार्टनर्स ये नाम लिखोगे, ठीक है जी। सो नेम ऑफ द फर्म, आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है। अगर आप लोगों का मान लो हेड ऑफिस जलंधर में है और आपकी ब्रांच जो है वो अमृतसर और लुधियाना में है, देन आपने ये भी लिखना है कि अगर आपके अदर प्लेसेस के ऊपर अगर आपका है बिजनेस तो फर्म तो वो कहाँ पे है, ठीक है जी। फर्म के बारे में तो लिख दिया, फिर पार्टनर्स भी काम करते हैं उनका भी नाम लिखो। किस दिन आप लोगों ने एडमिट करा था एज ए पार्टनर उनका भी लिखिए। पीरियड, अब वही टेन्योर, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था ना कि ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए आपकी पार्टनरशिप है। अगर तो वो 2-3 साल के लिए है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, देन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं, उन्होंने इसलिए लिखा ना इफ़ एनी, अगर है तो मेंशन कर दो, अगर नहीं है तो मत मेंशन करो। सिग्नेचर के बिना तो फॉर्म हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इसलिए सिग्नेचर भी करने पड़ेंगे। अब ये तो आपका हो गया सिंपल सी बात की, दोबारा से एक बार ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं इसका कि सिंपल सी बात है, फॉर्म भरो, फीस डिपॉजिट कराओ और रजिस्ट्रार को जाके दे दो। फिर उसमें उन्होंने लिख दिया कि क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे ऑफिस जो है आपके अदर ऑफिस हैं, पार्टनर कितने कितने काम करते हैं, कितने सालों के लिए है, सिग्नेचर कर दो, सबमिट करा दो। फिर उसके बाद कॉलेज वाले क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अगर उनको सही लगता है बच्चा तो वो उसको एडमिट कर लेते हैं। सेम लास्ट लाइन लिखी है, व्हेन द रजिस्ट्रार आफ्टर प्रॉपर सिक्योरिटी, मतलब इवैल्यूएशन करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो कहते हैं आप लोगों को क्या कर देगा, वो रजिस्टर कर देगा, ठीक है। आप लोगों को एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
तो कहते फिर उसके बाद आप अपनी फर्म जो है वो चला सकते हो। ठीक है जी, बस इतना सा काम था ये। आगे लिखा है उन्होंने कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली, मैंने सब, अब रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना नाम, अपनी फर्म का नाम लिख के स्टैंप लगवा लिया उसके ऊपर, अपनी मर्जी से अब मैं चेंज नहीं कर सकती। तो फिर अगर चेंज करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा वो यहाँ पे लिखा है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ऑल्टरेशन होता है चेंज करना, चेंजेस। कहते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है, अब आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, देन क्या करेंगे हम लोग। सो कहते हैं विद इन 14 डेज, सॉरी विद इन 14 डेज मतलब कि 14 दिन पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रार को दोबारा से, जिसको एप्लीकेशन दी थी, उसको इंटीमेट करना है कि कौन कौन से चेंजेस करे हैं। चेंजेस कोई भी हो सकते हैं, ऐसे चाहे आप बिना पढ़े भी लिख दो कि मान लो कल को पार्टनर का नाम बदल गया, पार्टनर का जो है लोकेशन चेंज हो गई, नेम मैंने ऑफिस का चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम और क्या कह सकते हैं कि हमने टेन्योर था वो पहले 2 साल था, अब 4 साल बढ़ा दिया, और लायबिलिटी में कुछ चेंज, कुछ भी इस तरीके का हमने चेंज करा है, कोई भी ऑल्टरेशन हुई है, 14 डेज के बीच में आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। ठीक है जी। सो आगे पहले लिख दिया है फर्म का नाम, परमानेंट एड्रेस में कोई चेंज है आप लोगों का, आपने अदर प्लेसेस के ऊपर अगर एक जगह से बिजनेस को बंद करके दूसरी जगह पे स्टार्ट कर लिया, मतलब चेंज ही कर ली ना जगह, तो भी बता सकते हो। अगर न्यू पार्टनर ज्वाइन कर गया या ऑलरेडी किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी बताना पड़ेगा। ठीक है। माइनर पार्टनर को अगर जो हमने पढ़ा था ना, माइनर पार्टनर अगर आपका बड़ा हो गया, मतलब 18 साल से मेजर हो गया, तो बताना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तो इधर भी नोटिस देना पड़ेगा, चेंज हो गया ना, पार्टनर बन गया वो। सो ये आप लोगों को ऑल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, सिंपल सी बात। पर मेन बात यही है कि रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज आप लोगों ने बताना है। अब हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कराना बड़ी ज़रूरी है, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इट वुड बी बेटर कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लो। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो फिर क्या होएगा, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते दूसरे पार्टनर्स के ऊपर। ठीक है। अपने राइट्स के जो भी प्रोसीडिंग वगैरह है, नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट फर्म, एक तो आप पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते, पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है। आप लोग आगे लिखा है फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, और आगे लिख दिया है कि अगर आप तीसरी पार्टी के अगेंस्ट, पहले तो फर्म और पार्टनर की बात कर रहे हैं, अब लिख दिया है कि अगर फर्म किसी तीसरी बंदे के ऊपर भी जाके जो है केस करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, क्यों, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। ठीक है जी। सो ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ तक है। सो यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, रजिस्ट्रेशन का जो हमारा टॉपिक था, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमने ये पढ़ा था कि जो अगर हम कराएंगे रजिस्ट्रेशन तो हमारी रजिस्ट्रेशन होएगी कैसे, कैसे हो सकती है, अगर हम रजिस्ट्रेशन ना कराना चाहें तो हमें क्या नुकसान होएगा। ठीक है। अगर हम करा लें रजिस्ट्रेशन तो हमें बेनिफिट क्या होएगा। ठीक है। फर्स्ट वन लिखा है फर्म को क्या बेनिफिट है। जो फर्म है वो तीसरी पार्टीज के अगेंस्ट, या थर्ड पार्टी जिसको आप बोलते हो, या जिसको हम क्रेडिटर्स बोल देते हैं, या बाहर के कस्टमर्स बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, उनके अगेंस्ट कंपनी या सॉरी फर्म जो है वो केस कर सकती है। पहला फ़ायदा ये। पार्टनर्स को क्या फ़ायदा हुआ, अगर पार्टनर्स किसी के ऊपर केस करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर पार्टनर किसी भी तरीके से अपना पैसा रिकवर कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। ठीक है। किसी के अगेंस्ट भी उन्होंने लिखा है, अपने वो केस कर सकते हैं, और आगे लिखा है अपने राइट्स के लिए भी वो लड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका नाम रजिस्ट्रेशन में मैंने डाला था। ठीक है। तो उनका नाम भी रजिस्टर्ड हुआ है साथ में, तो उनके पास राइट है कि वो क्लेम करें इन चीज़ों को। बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर, देखो पहले लिखा है फर्म को क्या बेनिफिट है कि वो तीसरे बंदे के ऊपर केस करे, पार्टनर जो ऑलरेडी हैं वो किसी फर्म के ऊपर भी कर दें, दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस कर दें। अब ऐसा पार्टनर जो अभी इनकमिंग पार्टनर है, मतलब अभी पार्टनर नहीं बना, उसके ऊपर क्या है जो है हम कह सकते हैं बेनिफिट उसको क्या मिलेगा, द इनकमिंग पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म इज कैपेबल ऑफ प्लीडिंग फॉर हिज राइट, while in case of non-registration of the firm he has to depend upon the honesty of the other partners। अगर तो नॉन रजिस्ट्रेशन है
रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी, तो जो लोग बोलेंगे, जो पार्टनर बोलेंगे, मुझे उनकी बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी ईमानदारी के ऊपर ही चलना पड़ेगा। अगर तो रजिस्ट्रेशन हुई है तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगी, अपनी रजिस्ट्रेशन की जो पार्टनरशिप डीड है उसको चेक करूँगी, मुझे मेरे राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और आउटगोइंग पार्टनर को क्या है, कहते हैं आउटगोइंग पार्टनर को दो तरीके से दो बेनिफिट होते हैं। ये दो बेनिफिट्स होंगे उसको। पहला है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि अगर पार्टनर की डेथ हो रही तो वो सारा पैसा किसको जाएगा, सक्सेसर को। सो हिज सक्सेसर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज इन दी फर्म। पहली बात तो ये कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो रही है और फर्म की रजिस्ट्रेशन हुई है तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उस पर्सन की डेथ होगी, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होएगा, उसका बेटा होएगा, उसको क्लेम नहीं करा जाएगा, उससे किसी भी तरीके का पैसा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि पार्टनर कौन था, जो था उसकी तो डेथ हो गई, तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स हैं या उसकी फैमिली है उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो अपनी कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो क्या हो सकते हैं, वो सेव हो सकते हैं, ना ही उनको किसी भी तरीके का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस हम नॉन रजिस्ट्रेशन के केस में देते हैं, याद रखना। नेक्स्ट लिखा है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सेम वही कि अगर रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की तो उस रिटायरमेंट के केस में आप लोगों ने पब्लिक नोटिस तो नहीं देना, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट लाइन में। पब्लिक नोटिस तो हम लोग इशू नहीं करके देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड फर्म है। बट द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म गेट्स rid ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार। मेरा काम लेना देना जो रजिस्ट्रार के साथ है, मैं उसको बता दूंगी कि मेरी रिटायरमेंट हो रही है, दैट्स इट। पब्लिक नोटिस जो है वो मैं नहीं दूंगी। हैंस आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो कहते एक बार मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूँ, तो उसके बाद मेरी कोई भी लायबिलिटी जो है वो अराइज नहीं हो सकती।